हेलो स्टूडेंट, हम लोग बीए सेकेंड ईयर की क्लास कर रहे हैं जिसका फर्स्ट पेपर चल रहा है। तो उसमें क्या पढ़ रहे हैं? साइकोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोडायनेमिक मॉडल। साइकोडायनेमिक मॉडल यानी कि मनोगत्यात्मक मॉडल। इसके प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रॉइड। इस मॉडल को लाने वाले हैं सिगमंड फ्रॉइड। इस मॉडल को लाने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो सिगमंड फ्रॉइड हैं। और भी अन्य मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस मॉडल को समर्थन दिया और इस मॉडल के बारे में किया। वो अन्य मनोवैज्ञानिक हैं यूंग और एडलर। यूंग और एडलर। तो साइकोडायनेमिक के प्रतिपादक तो हो गए सिगमंड फ्रॉइड और अन्य मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया वो है यूंग और एडलर। तो जो ये साइकोडायनेमिक मॉडल है वो तो इन तीनों ने प्रस्तुत किया, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड का जो स्पेशली जो मॉडल है उसे साइको एनालिटिकल मॉडल भी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। वो दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने मनोविश्लेषणात्मक मॉडल। जो मनोविश्लेषणात्मक मॉडल है ये देने वाले सिगमंड फ्रॉइड ही हैं। सिगमंड फ्रॉइड एक चिकित्सक थे, तो ये अपने जो इनके पेशेंट आते थे उन्हीं पर ये रिसर्च कर लेते थे। उन पे रिसर्च कैसे करते थे? अगर उनको किसी चीज की कोई प्रॉब्लम होती थी तो उनसे उनके बारे में उनसे ही पूछते थे, पूरी जानकारी लेते थे और उनकी इंक्वायरी करने के बाद उनके ये निष्कर्ष निकालते थे। उनके जो व्यवहार उनके मन के मनोविश्लेषण यानी कि उनके मस्तिष्क का विश्लेषण के द्वारा पहले उनके बारे में उनसे पूछ के फिर वो मनो का विश्लेषण करते थे उनके मस्तिष्क का, कि जो वो मानसिक रोग का शिकार है, जिस मेंटल डिसऑर्डर, उसका कारण क्या रहा। तब इन्होंने यह ज्ञात किया कि दमित इच्छाएं व्यक्ति को, अपने सिद्धांत में इन्होंने यही बताया कि जो व्यक्ति की दमित इच्छाएं हैं वो व्यक्ति के अंदर मेंटल डिसऑर्डर का कारण बनती हैं। तो इन्होंने जो ये मनोविश्लेषणात्मक मॉडल है ये एक मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा के रूप में भी प्रयोग किया। इसलिए इस मॉडल को मनोविश्लेषणात्मक थेरेपी या मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है इस मॉडल को, क्योंकि ये चिकित्सा स्वरूप इस मॉडल का यूज करते थे। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा। तो जब ये अपने पेशेंट से उनके बारे में पूछते थे उसके आधार पर ये उनको उनकी मानसिक बीमारियों का पता लगाते थे। तब उसी मन का विश्लेषण करके वे अपने पेशेंट की चिकित्सा करते थे, उसी आधार पर उनकी थेरेपी करते थे। तो इसलिए ये मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है। अब सिगमंड फ्रॉइड ने अपने मॉडल में या अपने सिद्धांत में व्यक्तित्व की संरचना में 3 चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। 3 चीजें सबसे पहले क्या है, वो 3 तत्व क्या है? 3 तत्व है इड, ईगो और सुपर ईगो। इड,
ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो, इन तीन संप्रत्ययों को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। इन्होंने अपने मॉडल में बहुत कुछ बताया है, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ये इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बताया। इड जो इन्होंने बताया है, ये बताया है कि जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इसमें व्यक्ति के जीवन से संबंधित और मृत्यु से संबंधित मूल प्रवृत्ति होती है। तो जीवन संबंधी जो प्रवृत्ति होती है उसमें व्यक्ति कुछ अच्छा करने की चाह रखता है, कुछ क्रिएटिव, जिससे उसको खुशी मिले। और मृत्यु प्रवृत्ति में क्या होता है, वह विध्वंसकारी होती है, विनाशकारी, उसमें कुछ नुकसान पहुंचाने जैसी उसके अंदर मूल प्रवृत्तियां होती हैं। हर व्यक्ति में होती है ना, कुछ नुकसान पहुंचाने की, कुछ खुश रहने के लिए, अच्छा करने की। इस तरह से वो इड में हमारी मूल प्रवृत्ति के रूप में रहती है, जीवन और मृत्यु नामक मूल प्रवृत्ति। उसके अलावा ईगो बताया है। ईगो क्या है, ईगो बैलेंस का काम इड के बाद उत्पन्न होता है, और वह इड को कंट्रोल करने के लिए, इड और सुपर ईगो दोनों के बीच में कंट्रोल करने के लिए एक बीच का रास्ता निकालने का काम करता है। वैसे तो ईगो को एक नेगेटिव पॉइंट में यूज करते हैं, लेकिन फ्रॉइड के सिद्धांत में ईगो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये कंट्रोल करने का काम करता है। ये एक सिपाही का रोल अदा करता है ईगो। इसके बाद सुपर ईगो बताया। सुपर ईगो जो कि एक तरह से जज का रोल अदा करता है व्यक्ति की पर्सनालिटी में, कि वो जब समाज में व्यक्ति कोई भी आता है, बालक आता है, तो उसके अंदर मॉरल वैल्यूज डेवलप होती हैं। और ये सुपर ईगो है, किसी भी व्यक्ति को मॉरल वैल्यूज सिखाता है, और कि समाज में क्या चीज मान्य है, क्या चीज अमान्य है। तो जो चीज मान्य है वही करने की परमिशन देता है। नैतिक और अनैतिक के बीच में तो जो बहुत नैतिक चीजें हैं उन्हीं की परमिशन देता है सुपर ईगो, जबकि ईगो एक बीच का रास्ता निकाल के इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस स्थापित करने का काम करता है। इसके अलावा इन्होंने जो और तीन चीजें व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण बताई हैं, वो क्या बताई हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो इन्होंने व्यक्तित्व के लिए ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण बताई हैं। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। व्यक्तित्व संरचना में बहुत महत्वपूर्ण माना है। व्यक्ति संरचना में इन्होंने चेतन, अर्धचेतन और अचेतन को। चेतन क्या है, सबसे पहले चेतन देख लेते हैं। चेतन यानी कि जो ये क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये चेतन अवस्था है हमारी। चेतन अवस्था में हम लोग क्लास को पढ़ रहे हैं। अर्धचेतन अवस्था क्या है, जो पिछली क्लास में पढ़ा है। अगर इस समय आपसे कुछ पिछली क्लास के बारे में पूछ दिया जाए तो वो एकदम से तो नहीं आ जाएगा, मस्तिष्क में तो है, लेकिन वो अर्धचेतन में, उस पर थोड़ा सा जोर डालने पर हम उसे चेतन अवस्था में ला सकते हैं। अब अचेतन क्या है, तो इन्होंने अचेतन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अचेतन यानी कि 90% जो भाग है, इन्होंने कहा है मस्तिष्क का 90% भाग अचेतन होता है। अचेतन होता है जो हमारे व्यवहार में व्यक्त होता है, लेकिन हमें खुद को भी नहीं पता चलता कि ये किस कारण से हो रहा है, जबकि वो अचेतन के कारण से हो रहा होता है। यानी कि व्यवहार में जो वर्तमान में हमारा चलना, उठना, बैठना या बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो समझ नहीं आती कि किस कारण से हो रही, वो अचेतन के कारण हो रही होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने अचेतन को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। इन्होंने इसी तरह से इन्होंने कि व्यक्ति के विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। 5 अवस्थाएं क्या हैं?
स्टेजेस बताई हैं। 5 स्टेजेस में इन्होंने बताई है मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अव्यक्तावस्था, नंबर 5 जनेंद्रीय अवस्था। जो इन्होंने ये 5 अवस्थाएं बताई हैं, इन अवस्थाओं में अगर प्रारंभिक अवस्था जो है, इसमें व्यक्ति को अगर सुख की प्राप्ति होती है, जिस सुख की इस एज में उसको डिमांड होती है, अगर वह उस सुख से तृप्त रहता है, तो क्या है, वयस्कावस्था में आकर उसका व्यवहार समायोजित व्यवहार होगा, ऐसा फ्रॉइड का मानना है। और अगर इन्हीं प्रारंभिक अवस्थाओं में उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती या वह अतृप्त अवस्था में रह जाता है, तो वयस्क अवस्था में क्या होता है, उसका व्यवहार कुसमायोजित हो जाता है। तो इस प्रारंभिक अवस्था का महत्व इसलिए उसके आगे के व्यक्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना है। अब इसी अवस्था में बताया इन्होंने, अगर किसी बच्चे को बाल्यकाल में कोई बहुत अधिक दंड मिला होता है या कोई उसकी दमित इच्छा रह जाती है, तो वह अचेतन में चली जाती है। अचेतन में जब वो उसका व्यवहार जब वह बड़ा होता है, तब वही दमित इच्छा या दंडित व्यवहार उसके वर्तमान के व्यवहार को प्रभावित करता है और उस व्यवहार को कुसमायोजित कर देता है। इन्होंने फ्रॉइड ने कुछ मनोरचनाएं भी बताई हैं, डिफेंस मैकेनिज्म भी बताए हैं। तो उन डिफेंस मैकेनिज्म का बताया है, बहुत अधिक प्रयोग करने पर भी व्यक्ति का व्यवहार असमायोजित यानी कि मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, क्योंकि कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म का यूज चिंता से थोड़ी देर के लिए दूर कर सकता है, लेकिन परमानेंटली चिंता से दूर नहीं कर सकता, स्ट्रेस से दूर नहीं कर सकता। इसलिए डिफेंस मैकेनिज्म का भी इन्होंने बहुत महत्व बताया है कि अतिरंजित रूप में डिफेंस मैकेनिज्म यूज करना भी व्यक्ति के व्यवहार को असमायोजित करता है या उसको मेंटल डिसऑर्डर का कारण बनाता है। इस तरह से इन्होंने ये अपना मॉडल प्रस्तुत किया है और इस मॉडल में भी कुछ गुण और कुछ दोष भी हैं। तो इनके मॉडल के कुछ गुण और कुछ दोष भी हैं। तो इनके फ्रॉइड ने जो मॉडल दिया है, इसका सबसे प्रमुख गुण क्या है, इस सिद्धांत में सामान्य और असामान्य यानी कि नॉर्मल और एबनॉर्मल व्यवहार की व्याख्या एक ही प्रकार से की गई है। नॉर्मल और एबनॉर्मल व्यवहार की व्याख्या एक ही प्रकार के नियमों से की गई है, यानी कि चिंता और अचेतन प्रक्रियाएं जो होती हैं, चिंता स्ट्रेस या चेतन प्रक्रियाएं, मानसिक संघर्ष और रक्षात्मक प्रक्रम यानी कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इनका प्रयोग एक नॉर्मल व्यक्ति भी करता है और एक एबनॉर्मल व्यक्ति भी करता है। तो नॉर्मल व्यक्ति उन चीजों को सामान्य रूप से, क्योंकि चिंता तो सभी को होती है, डिफेंस मैकेनिज्म भी सब लोग यूज करते हैं, है ना, और जो ये मानसिक संघर्ष है ये भी सभी में होता है। तो नॉर्मल व्यक्ति इन चीजों को सामान्य रूप से करता है, जबकि अब नॉर्मल व्यक्ति इन्हीं का अतिरंजित रूप ले लेता है। अतिरंजित रूप से करने पर उसको इन्हीं चीजों के यूज करने पर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। अब क्या है, मनोगत की सिद्धांत असामान्य व्यवहार को समझने के लिए एक बोधगम्य पृष्ठभूमि है मानी गई है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि यह विधि असमान प्रक्रियाओं पर पर्याप्त प्रकाश डालती है।
असमान प्रक्रियाएं जो हैं उन पर यह विधि पर्याप्त प्रकाश डालती है, जिसका असमान व्यवहार के संबंध में प्रचलित गलत धारणाएं, जो लोगों के मन में गलत धारणाएं थी कि ये भूत प्रेत या कोई ऐसी बुरी शक्ति है जिसके कारण से यह असमान व्यवहार हो रहा है, ऐसी गलत धारणाएं समाप्त हो गई। जब इन्होंने अपना ये मॉडल प्रस्तुत किया तब लोगों के मन में ये गलत धारणाएं समाप्त हो गई कि किसी का व्यवहार, जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो किसी भूत प्रेत की उससे होते हैं या कोई इसके ऊपर छाया आ गई इस तरह की। तो इन्होंने क्या बताया, दमित इच्छाओं के कारण इन्होंने बताया जो ये मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ये किसी दमित इच्छा के कारण या बचपन के किसी दंडित प्रक्रिया के कारण या कोई ट्रॉमा हो सकता है, इसके कारण ये मेंटल डिसऑर्डर इन्होंने माने हैं। तो वो जो गलत धारणाएं थी वो समाप्त हो गई इस सिद्धांत के प्रस्तुत होने के बाद। ठीक है, अब क्या इसमें अवगुण भी है कुछ, जैसे कि इतने गुण हैं तो कुछ हर सिद्धांत में, जैसे हर मॉडल में कुछ अवगुण होते हैं, तो इस मॉडल को प्रस्तुत करने के बाद भी कुछ अवगुण भी देखे गए। अब वो क्या है, ये सिद्धांत में बहुत सारे संप्रत्यय तथा नियमों के बारे में तो बताया गया है, लेकिन इनका प्रयोगात्मक सत्यापन, एक्सपेरिमेंट सत्यापन आज भी प्रस्तुत नहीं हो पाया। ठीक है, इसके अलावा यह सिद्धांत इतना जटिल है कि यह सिद्धांत बहुत जटिल सिद्धांत माना गया है, इस वजह से इसकी ना तो वैधता स्थापित हो पाई है और न ही इसे खंडित किया जा सकता है, न इसे ऐसा किया जा सकता कि ना माना जाए, क्योंकि इसमें बहुत सी उपयोगी चीजें भी हैं जो बहुत काम आ रही हैं, आगे भी देखने को मिलती। और सारे मॉडल किसी आगे चल के जो आप पढ़ेंगे मेंटल डिसऑर्डर्स, तो ये सारे जो मॉडल पढ़ेंगे तो कोई ना कोई मॉडल हर मेंटल डिसऑर्डर पे कोई ना कोई मॉडल लागू होता हुआ नजर आएगा। इन्हीं के कारण आपको दिखेगा ये मानसिक रोग का ये कारण है। अब इस सिद्धांत में सामाजिक एवं परिस्थिति परक, इस सिद्धांत में जो सोशल कारण होते हैं, जैसे व्यक्ति तो सामाजिक प्राणी है और समाज का प्रभाव तो बहुत अधिक पड़ता है, तो इन्होंने ये नहीं कहा है कि किसी सामाजिक व्यवहार या परिस्थिति के कारण व्यक्ति का व्यवहार असमान है या कुसमायोजित है, उसकी उपेक्षा करी है। इन्होंने सामाजिक और परिस्थितिजन्य कारकों की उपेक्षा करी है, इस मॉडल में उपेक्षा करी गई है। इसके साथ ये मॉडल कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में नया मॉडल।